क्लास 12 हम आपकी बुक फ्लेमिंगो इंग्लिश के आज चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द इंटरव्यू। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी एक बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, उसमें से लिया गया है ये पार्ट। ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। 1959 वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज में एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। He was a reporter for Private Eye for 10 years and had written features for Vanity Fair, यानी Private Eye नाम के एक उसमें ये रिपोर्टर थे 10 साल तक, और बहुत सारे उसमें इन्होंने फीचर्स लिखे हैं वैनिटी फेयर जैसे उसमें। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interview, an anthology from 1959 to the present day, यानी उनकी एक लिखी हुई बुक में से ये एक छोटा सा पार्ट हम आज पढ़ने वाले। पार्ट 1। Since its invention, a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. यानी 130 साल पहले जब इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ था, हम जानते हैं इंटरव्यू क्या होता है। आप अगर किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप बैठते हैं, सामने वाला आपके साथ बैठता है और आप उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उसका रिप्लाई करता है। तो अब जर्नलिज्म जो है, जो न्यूज़ रिपोर्टर और ये होता है, इसमें इंटरव्यू एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some points in their life. यानी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, यानी लिटरेट लोग हैं, कभी ना कभी उनने अपनी लाइफ में इंटरव्यू पढ़ा होगा। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. यानी बहुत हजार सेलिब्रिटीज जो हैं, जो हम देखते हैं, जो हीरो हीरोइंस हैं या और भी जो फेमस लोग हैं, उनके बहुत बार इंटरव्यू हुए हैं, किसी किसी के तो कंटिन्यूस बार बार भी हुए हैं। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth, and in its practice an art. यानी सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ है, यानी इसमें सच बोला ही जाता है, क्योंकि आप सामने वाले से लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं और वो तुरंत रिप्लाई करता है बिना सोचे समझे। ये एक आर्ट जैसा है। Others, usually celebrities who seem themselves as victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. यानी कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि इंटरव्यू जो है वो एक हमारी लाइफ में घुसने का तरीका है, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, या फिर उनको लगता है कि इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। Just as in some primitive culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. यानी किसी किसी कल्चर में कहा जाता है कि अगर आपने किसी की फोटो खींची है तो यानी आपने उससे उसकी आत्मा चुरा ली है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews. V.S. Naipaul जो है, यहाँ लिखा हुआ है कौन है, यहाँ 1 लिखा रहता है तो नीचे लिखा है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर थे। बहुत सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दी हैं कंट्री के लिए, और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 2001 में, और इनके एंसेस्टर यानी पूर्वज जो है वो इंडिया के हैं। तो उनका मानना ये है कि कुछ लोग घायल हो जाते हैं इंटरव्यूज से और उनका खुद का एक हिस्सा खो जाता है, लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, एक बहुत फेमस स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, एलिस इन वंडरलैंड, जिनकी राइटर है लुइस कैरोल, was said to have that a just horror of interview and he never consented to be interview. यानी उन्हें इंटरव्यू से डर लगता है और उन्होंने कभी हाँ नहीं भरी। आपको कंसेंट लेना पड़ता है। कंसेंट मतलब आप बिना मर्जी के नहीं कर सकते हैं ये काम, आपको उनसे पूछना रहेगा कि क्या आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो इनसे कभी कंसेंट नहीं लिया गया। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग lionized, which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and persistent petitioners for his autograph, and he would afterward relate the story of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. मतलब उन्हें देखकर घबराहट होती थी, इतने सारे लोग, बार बार लोग उसके पास आते हैं, ऑटोग्राफ के लिए आते हैं, तो उन्हें उस चीज़ से डर लगता था। Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. यानी जो रुडियार्ड किपलिंग है उनका तो जो एटीट्यूड था वो और ही अलग था। His wife Caroline writes in a diary for 14 October 1892, उनकी वाइफ ने उनकी डायरी में लिखा है खुद की,
that their day was wrecked by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporter, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is crime. Just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, just as much punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it." तो वो ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे उन दो रिपोर्टर्स से कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं देना चाहता हूँ इंटरव्यू, ये क्राइम है, इमोरल है, ये असॉल्ट के जैसा है, जैसे कि आप मुझ पर कुछ वार कर रहे हैं, ये कॉवर्डली भी है, यानी कि ये वो लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं. Yet Kipling himself perpetrated such as assault on Mark Twain only a few years before. H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal, but was fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. यानी ये बताया गया है कि जो लोग खुद ने इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं वो लोग बाद में जाके दूसरों के इंटरव्यू लेते भी हैं. जैसे H.G. वेल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि उन्हें इंटरव्यू देना पसंद नहीं था तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 40 साल बाद उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया. ये जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ये नीचे उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है. तो किपलिंग्स जंगल बुक हम सबने पढ़ी हुई है, मोगली की कहानी वो किपलिंग ने लिखी है. और उसके बाद देखें तो थर्ड जो है H.G. वेल्स, ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, ये भी इंग्लिश की बुक्स में बहुत ज़्यादा फेमस है स्टोरी. Saul Bellow, who had consented to be interviewed on several occasions, nevertheless one described interviews as being like thumbprints on his windpipe. यानी उन्होंने भी बताया था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं जहाँ से सांस लेता हूँ वहाँ किसी ने हाथ रख दिया हो. Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. यानी अगर फिर भी हम देखें तो ये कम्युनिकेशन का एक सबसे ज़्यादा अच्छा मीडियम है. These days, more than that any other time, our most vivid impressions of contemporaries are through interviews. यानी ये किसका कहना है? डेनिस ब्रायन ने भी ये चीज़ लिखी है कि almost everything of a moment reaches us through one man asking question of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. यानी कहने का मतलब है कि जो अभी का समय है हमें अपने इम्प्रेशंस जो है इंटरव्यू से सबसे अच्छे मिलते हैं. डेनिस ब्रायन का कहना यह है कि सब कुछ उसी मोमेंट में हो रहा है. आप सामने बैठे हो, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो तुरंत आपको रिप्लाई दे रहा है, तुरंत आपको जवाब दे रहा है. तो पूछने वाला जो है उसकी पावर बहुत बड़ी रहती है उस समय पर, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है और आपको जवाब देना पड़ता है. पार्ट 2, वो पार्ट 1 था, खत्म हो गया, ये पार्ट 2 है. I am a professor who write novels on Sunday. Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. यानी ये एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा है. The interviewer is मुकुंद पद्माभन from the Hindu. यानी जो न्यूज़पेपर है उसके इंटरव्यूअर है. अम्बर्ट इको एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, इटली में, and has already acquired a formidable reputation as a scholar for his idea on semiotics. यानी साइंस की स्टडी करते हैं ये और इनमें ऑलरेडी इनको बहुत रेपुटेशन मिल चुकी है. लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस एंड मिडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू फिक्शन राइटिंग. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट, ऐसे, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, यानी ये सब चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई हैं. His written output is staggeringly large and wide ranging. यानी एक बहुत बड़ी रेंज है इनके लिखने की, ये कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं. In 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom which the publication Name of the Rose which sold more than 10 million copies. यानी कि उनकी लिखी हुई पब्लिकेशन में The Name of a Rose की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी. तो अब इनका इंटरव्यू हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. मुकुंद ये पूछने वाले हैं. The English novelist and academic David Lodge once remarked, "I can't understand how one man can do all things he does." यानी ये उससे पूछते हैं कि आपके बारे में डेविड लॉज ने कहा है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा है. तो इसके जवाब में वो कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. तो वो कहते हैं कि मुझे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर अंत में मुझे यही लगता है कि मैं वही एक सेम चीज़ कर रहा हूँ. तो मुकुंद कहते हैं कि और वो चीज़ क्या है.
जिसका जवाब ये देते हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यानी मेरे कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो फिलोसफिकल है, लाइफ से जुड़े हुए हैं। एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स, और उन वेज को मैं अपने इंटरेस्ट को अपने काम से और अपने नॉवल से निकालता हूँ। Even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical philosophical interest. यानी मैं किताब भी लिखता हूँ तो उसमें मारधाड़ नहीं होती है, उसमें शांति होती है। एक मेरा इंटरेस्ट ये भी है। And then I have a secret. Did you know that what will happen if you eliminate the empty space from the universe? यानी क्या आपको पता है कि अगर आप खाली स्पेसेस हटा दोगे यूनिवर्स में से तो क्या होगा? अगर आप सारे एटम्स में से एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगह हटा दोगे तो क्या होगा? यूनिवर्स जो है विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, यानी यूनिवर्स मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स, यानी हमारी लाइफ्स में भी बहुत सारी खाली जगह होती हैं जिन्हें मैं इंटरस्टिसेस बुलाता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। यानी अगर मान लो आप मेरे घर आ रहे हो, आप लिफ्ट में हो, एलिवेटर में हो और आप ऊपर आ रहे हो और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एन एम्प्टी स्पेस, यानी ये एक खाली जगह है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो जब मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि एलिवेटर ऊपर आ जाए 3rd फ्लोर तक, तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। तो उनका मतलब है कि वो इन खाली स्पेसेस का यूज कर लेते और इसके बाद वो हंसने लग जाते। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, यानी सब तो ये नहीं कर सकते हैं। आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, आपका स्कॉलरली वर्क है, वो बहुत प्लेफुल है और पर्सनल क्वालिटी है उसमें एक। इट इज़ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर अकेडमिक स्टाइल, यानी वो रेगुलर लिखने वालों के जैसा नहीं है। इनवेरेबली डिसपर्सनलाइज्ड है, ड्राई और बोरिंग रहता है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। आपका वर्क उसके जैसा नहीं है, आपका वर्क बहुत प्लेफुल है, पढ़ने में मज़ा आता है। Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? यानी कि आपने इसको सीखा है या ये आपको नेचुरली आ जाता है? तो अम्बर्टो ईको कहते हैं, When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them at the end and then they put the conclusion. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors at the same time. He recognized I was right and went to publish my dissertation, a book which he appreciated it. यानी वो बताते हैं कि जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन दिया था, यानी एक प्रेजेंटेशन के जैसा, तो एक प्रोफेसर ने कहा था कि यहाँ जब लोग आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट सीखते हैं और कई बार गलत सलत चीज़ें बता जाते हैं, फिर वो खुद को सही कर लेते हैं और जो भी चीज़ सही हो जाती है उसको बता देते हैं। लेकिन जब तुम यहाँ आए तो तुमने हर एक चीज़ बताई, तुमने अपनी शुरू से कहानी बताई है, तुमने अपनी गलतियाँ भी बताई हैं, तुमने जो जो ट्रायल करे हैं वो भी बताए हैं और फिर तुमने सही चीज़ बताई है। तो इसके बाद मेरा डिसर्टेशन पब्लिश हुआ और वो बहुत सहारा गया। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. तो 22 साल की उम्र में मैं समझ गया कि जिस तरीके से मैंने बुक लिखी है उसी तरीके से लिखना चाहिए। By telling the story of research, यानी रिसर्च की कहानी बताकर। This is why my essay always has been narrative aspect, इसलिए मेरे ऐसे हमेशा narrative aspect में होते हैं, मैं कहानी नरेट करता हूँ, सुनाता हूँ। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, यानी नॉवेल्स इसीलिए मैंने लिखना इतना लेट शुरू करे 50 साल की एज में। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, यानी मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त हमेशा गुस्से में रहता था कि वो एक एसेइस्ट है, यानी ऐसे लिखता है लेकिन नॉवेलिस्ट नहीं है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू। I never felt this kind of frustration, यानी वो चाहता था कि वो क्रिएटिव राइटिंग लिखे लेकिन उसके पहले वो मर गया और मुझे कभी इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैंने नॉवेल्स लिखना बाय एक्सीडेंट शुरू करा है, यानी गलती से शुरू करा है, जानबूझकर उन्होंने लिखना शुरू नहीं करा था। I had nothing to do one day and so I start. Novels probably satisfied my taste for narration, और मैं एक दिन खाली बैठा था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। Talking about novels, from being a famous academic, you went on to become spectacularly famous after the publication The Name of a Rose. You have written 5 novels against many more scholarly work of non-fiction. At least
मोर देन 20 ऑफ देम। यानी ये बताते हैं कि अगर हम नॉवेल्स की बात करें तो आपका एक जो बहुत फेमस अभी चल रहा है, जिसने बहुत मिलियंस कॉपीज बेची हैं, द नेम ऑफ द रोज, तो आपने कम से कम 5 नॉवेल्स लिखे हैं और नॉन फिक्शन के बाद आपने 20 लिखे हैं, तो ये कहता है over 40 among them a seminal piece of work on semiotics. But ask most of the people about Umberto Eco and they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? तो ये अचंभित होकर कहते हैं कि 40 से ज़्यादा, और उसके बाद एक आपने सेमियोटिक्स पर भी पीस लिखा है, और लोगों से पूछो तो वो कहते हैं कि वो नॉवेलिस्ट भी है। तो क्या ये चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है? Yes, because I consider myself a university professor who write novels on Sunday. तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं खुद को एक प्रोफेसर मानता हूँ जो सिर्फ संडे को नॉवेल्स लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। I participate in an academic conferences and not meeting the pen clubs and writer. तो वो बताते हैं कि मैं साइंस और एकेडमिक की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जाता हूँ, ना कि राइटर्स के साथ में, और इसीलिए मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का मानता हूँ। लेकिन ठीक है, बट ओके इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अगर मेरी सिर्फ नॉवेल्स ही पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. और सही बात भी है कि मैं नॉवेल्स लिख के ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे 1 मिलियन रीडर्स जो है वो सेमियोटिक्स जैसे स्टफ पर नहीं मिलेंगे, यानी साइंस को हर कोई नहीं पढ़ पाता है। Which brings me to my next question. The Name of a Rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level, but it also dwells into a metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled by all this? यानी कि वो पूछते हैं कि जो आपका नॉवल है नया, वो एक बहुत सीरियस नॉवल है। एक तरफ वो डिटेक्टिव भी है, लेकिन उसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, और फिर भी इतनी ज़्यादा ह्यूज मास ऑडियंस ने इसको सराहा है। तो क्या आपको अचंबा हुआ? नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर, यानी जो पब्लिश करते हैं मुझे या जो रिपोर्टर्स होते हैं वो कभी कभी अचंबे में आ जाते हैं। बट दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को सिर्फ कचरा पसंद है, डिफिकल्ट चीजें उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है। Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of Rose sold between 10 and 15 million copies. So, in a way, I reached only a small percentage of reader. तो अगर हम इस तरीके से देखें कि पूरे दुनिया के लोगों को मिला के देखें, तो मैं तो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज तक पहुंच पाया हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर हु डोंट वांट एन ईजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये वही रीडर है जिन्हें एक आसान सा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, or at least don't want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. यानी 9 बजे खाना खाने के बाद मैं खुद में टीवी देखता हूँ, जिसपे मैं मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखता हूँ। मुझे देखने में मज़े भी आते हैं, मुझे उसको देखने की ज़रूरत भी है, लेकिन पूरे दिन नहीं। Could the huge success of a novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? तो वो पूछते हैं कि आपको लगता है कि नॉवल इसलिए ज़्यादा सक्सेस हुआ है क्योंकि इसमें आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया है। दैट्स पॉसिबल, ये हो सकता है, लेकिन बट लेट मी टेल यू अ स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज वाईमैन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं एक चाइनीज समझदार आदमी के जैसे कहानियाँ सुनाता हूँ। My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in the country where nobody had seen a cathedral or studies Latin. यानी जो मेरी अमेरिकन पब्लिशर थी जिससे मैं पब्लिश करवा रहा था, उसने कहा कि मुझे आपकी बुक बहुत पसंद है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसकी 3,000 से ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बिकेंगी, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है जहाँ किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा है या किसी को भी लैटिन नहीं आती है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, यानी मुझे जो एडवांस मिला पैसों का वो 3,000 कॉपीज के लिए मिला, लेकिन एट द एंड इससे 2 से 3 मिलियन कॉपीज बेच दी। A lot of books have been written about the medieval past far before mine, यानी मुझसे पहले भी इस टाइप की किताबें लिखी गई हैं। I think the success of the book is a mystery, यानी मुझे लगता है कि ये एक रहस्य है कि ये बुक इतना क्यों चली, जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है।
I think if I had written the name of a rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. यानी मुझे लगता है कि अगर मैंने ये 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो शायद इसको इतनी सक्सेस नहीं मिलती. Why it worked at that time is a mystery. यानी इसी समय पर इसने इतना अच्छा काम क्यों करा है, ये एक रहस्य है. तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी.